एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। रेशियो का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोपोर्शन। ये सुपर इजी है। आज की ही क्लास में ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। जिसने रेशियो वाला नहीं देखा टॉपिक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा प्लेलिस्ट का कैट के जितने भी हमने चैप्टर्स कर लिए हैं, वो प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके आप बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन का टॉपिक। प्रोपोर्शन सुपर इजी है। प्रोपोर्शन कहता क्या है? बहुत सिंपल सी बात कहता है प्रोपोर्शन हम तब कह सकते हैं जब दो रेशियोज इक्वल हो। अगर A रेशो B C रेशो D के इक्वल हो, ये प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे A B C D प्रोपोर्शन में है। बहुत सिंपल सी बात है, नाम है बड़ा सा प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर दो रेशियोज इक्वल होती हैं, उन्हें प्रोपोर्शन कहा जाता है। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A by B इज इक्वल टू C by D। रेशियोज को ऐसे भी लिखते हैं। और एक तरीका और, दैट इज A रेशो B हम यहाँ पे ऐसे डबल में लिखेंगे, C रेशो D। इसको बोला जाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का साइन है। इक्वल बात हुई है कि ये इक्वल है, लेकिन प्रोपोर्शन को अपनी स्टेम्प तो लगानी थी कि हाँ प्रोपोर्शन का कुछ तो स्टेम्प हो, तो उसने ये साइन दे दिया। ये चीज लिखी हो, ये चीज लिखी हो, ये चीज, तीनों एक ही बात है। इसका मतलब यही होता है, ये 4 डॉट्स से इसका मतलब यही होता है कि A by B इज इक्वल्स टू C by D है। ये तीनों एक ही चीज है। क्लियर होगी बात? तो A रेशो B इक्वल टू C रेशो D लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये 4 डॉट से डरना नहीं। इसका मतलब ये होता है A by B इज इक्वल्स टू C by D। ऐसे अगर लिखा मिल जाए, ये चीजें हों, तो उसको प्रोपोर्शन में कहा जाता है। और चीजें ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। देखो, और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखो, इसको पढ़ना है तो इसके बारे में और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में है। अब बहुत ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने कि A रेशो B और इसका साइन क्या है? ये है। ठीक है, अब कहता है कि जो इसके फर्स्ट और लास्ट है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। और जो ये बीच वाले हैं, इनको बोला जाता है मीन। अब आपको क्वेश्चन में बताएगा ये मीन की वैल्यू, एक्सट्रीम्स की वैल्यू है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीम्स क्या है, फर्स्ट और लास्ट, और बीच वाले क्या होते हैं, दैट इज मीन। है ना, सुपर इजी। आगे चलते हैं। अब अगर अलग अलग टर्म हो, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। क्वेश्चन में गिवन होगा सेकंड और फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब B और D की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में लिखा होगा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म गिवन है, मतलब A और C की वैल्यू गिवन है। तो अगर आपको पता हो इसको क्या क्या नाम से बुलाते हैं, आपको क्वेश्चन से तभी समझ आएगा A की वैल्यू गिवन है या B C D की वैल्यू गिवन है। ये बात समझ आई? इनके बारे में ये चीजें पता लगी, एक्सट्रीम्स क्या होता है, मीन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स क्या होती है। और इस साइन से डरना नहीं है, इसका मतलब सिंपल है, दैट इज रेशियोज आर इक्वल। क्लियर है चीज? इतना जानना बहुत है इसके लिए बारे में नहीं, और चीजें जानते हैं। देखो और क्या जान सकते हैं, ध्यान से देखना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखना। हम रिजल्ट सारे ही करते हैं, ठीक है? रिजल्ट्स लिख लो, दैट इज रिजल्ट्स। अगर A by B C by D के इक्वल होता है, तो कुछ चीजें जो आपको ऑटोमेटिकली मान के ही चलनी है, वो हम रिजल्ट्स लिख रहे हैं। A by B C by D के इक्वल होता है, इसको उल्टा भी कर दें तो भी ये इक्वल होता है। पहला रिजल्ट ये है। रिजल्ट का होता है ये अगर गिवन है तो ये चीजें आपको पक्का मान के चलना है, ये होगी ही होंगी। तो अगर A by B C by D के इक्वल है, इसको उल्टा भी कर दो तो भी इक्वल होंगी। सेकंड चीज क्या है, इसको क्रॉस कर दो। देखो ये C इधर ले आओ, A by C भी B by D के इक्वल होगा। ये लग रहा है नॉर्मल चीज है, लेकिन पेपर में ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए ये रिजल्ट्स लिखवा रही हूँ। तो अगर आपको ये गिवन है, उल्टा करो तो भी ये सेम रहेंगे। सेकंड चीज, ये C इधर आ गया, ये B उधर चला गया, क्रॉस हो गया, तो भी रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी। थर्ड देखो रिजल्ट, बहुत ध्यान से समझना। थर्ड रिजल्ट क्या है, आप अगर इन्हें ऐड कर दो, A प्लस B बाय B इज इक्वल्स टू C प्लस D बाय D। अगर ये चीज गिवन है तो ये चीज भी पक्का ट्रू होगी। ये चीज होल्ड कर रही है तो ये चीज भी वहां पे आपके आंसर सेम आ रहे होंगे। अगर A बाय B C बाय D के इक्वल है तो A प्लस B बाय B C प्लस D बाय D के भी इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो। ध्यान से चीजें समझते जाओ। A प्लस B बाय B किसके इक्वल होगा? C प्लस D बाय D के। अगर देखो फोर्थ,
आगे क्या है, माइनस में भी यही होता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो a माइनस बी बाय बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी बाई डी। इसका प्रूफ हमें नहीं करने, ये सारी चीजें ट्रू है, कोई भी वैल्यू ABCD की डाल के देख लेना जिसके लिए इक्वल हो, ये सारी चीजें उसके लिए इक्वल होंगी। इसको बोलते हैं डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। अगर ये रेशियोज इक्वल है, हम प्लस कर दें तो भी इक्वल रहेंगे, हम ऊपर माइनस कर दें तो भी ये इक्वल रहेंगे। प्लस वाले को बोलते हैं कंपोनेंडो और नीचे वाले को बोलते हैं डिविडेंडो। पहले समझ लो, बाद में नोट डाउन करना। ये सारी बातें समझ आ गई पक्का। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लो, इसके एग्जाम में, इसका यूज एग्जाम में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड दैट इज डिविडेंडो, इसमें इकट्ठा है। पहले वाला यहाँ ये क्या था, कंपोनेंडो, ये क्या था, डिविडेंडो। इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों आ रहे हैं। कहते हैं अगर a बाय बी सी बाय डी के इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किसके इक्वल होगा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी दो रेशियोज इक्वल होती हैं आप न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ के इक्वल कर सकते हो। देखो a प्लस, ये ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। आपने न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर करा, नीचे क्या था, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर दोनों रेशियो इक्वल हैं, दोनों तरफ आप नीचे वाले को ऊपर ऐड करो, वही दोनों को नीचे सब्ट्रैक्ट करो, इधर भी नीचे वाले को ऊपर ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। आप इन्हें यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं जब भी ऐसे दो रेशियोज इक्वल होती है। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें प्लस माइनस दोनों हो रहा है, प्लस वाला कंपोनेंडो था, माइनस वाला डिविडेंडो था, लेकिन ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी दो रेशियोज इक्वल हो हम ये सारे रूल्स यूज कर सकते हैं, हम ये मान के चलेंगे। क्लियर है जी। चलो प्रोपोर्शन क्या है समझ आ गया, और ये हमारी क्या है, दैट इज रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज है। अब आपने नोट डाउन करनी है, फटाफट से हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। नोट डाउन कर लो इसको, चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट, सेकंड एंड दैट इज फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन आर दिस। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये क्या है, फोर्थ टर्म है। हमें क्या निकालनी है, थर्ड टर्म। प्रोपोर्शन है मतलब a रेशो b एंड c रेशो d। प्रोपोर्शन है ना, तो ये बनेगा। फर्स्ट टर्म दे रखी है दैट इज कितनी, 5, और सेकंड टर्म कितनी दे रखी है, 15। फोर्थ टर्म हमें दे नहीं रखी, थर्ड नहीं दे रखी ना, फोर्थ दे रखी है, ये हम x ले लेते हैं। फोर्थ कितनी दे रखी है, दैट इज 90, है ना। इसका मतलब होता है क्या है, 5 बाई 15 इज इक्वल्स टू x बाई 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 90 बाई 15 इज इक्वल्स टू x। सिंपली सॉल्व करते हैं, 5 3 दा, यहाँ पे 3 दा, दैट इज x की वैल्यू कितनी है, 30। थर्ड टर्म क्या हुई, दैट इज 30। हमें थर्ड टर्म निकालनी थी। सुपर इजी क्वेश्चन था। अगर आपको प्रोपोर्शन में दे रखा है a b c d की जगह वैल्यूज डालो, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। सुपर इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, द एज ऑफ चांदनी एंड माही आर इन द रेशियो 5:3। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इसमें क्या समझने वाली चीज है, चांदनी और माही की क्या एज की रेशियो है, दैट इज 5:3। लिख देते हैं 5:3। If Chandni's age is 20, एक की एज दे दी दैट इज 20 years, फाइंड द एज ऑफ माही। जिनकी रेशो दे रखी है उनकी क्या दे दी, एक की वैल्यू भी दे दी। एज की क्या है 5:3 और एक की वैल्यू दे दी 20, तो हम इसे प्रोपोर्शन में दैट इज इक्वल, सीधा लिख दूं, इक्वल में लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आई, ये क्या थी, चांदनी की, किसकी थी, माही की। एज किसकी दे रखी है, चांदनी की, इज इक्वल्स टू चांदनी वाले के सामने लिख दिया। रेशो माही की दे नहीं रखी, उसको x लिख दिया। जिसकी रेशो दे रखी है अगर उसकी वैल्यू भी दे दी किसी एक की, इज इक्वल्स टू करके आप उसको भी रेशो में लिख दो। चांदनी की रेशो की जगह 20 लिख दिया, माही की रेशो की जगह क्या लिख दिया, x। अब इसको सिंपली सॉल्व करें, माही की हमें पता नहीं ना, x लिख दिया, तो 5/3 इज इक्वल्स टू 20/x। यहां से x की वैल्यू निकालो, 20 इंटू 3/5, 5 4 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो इसका मतलब चांदनी की, सॉरी माही की एज कितनी है, 12 इयर्स।
बात समझ आई? जिसकी रेशो दे रखी थी उसी में से एक की वैल्यू दे दी, तो आपने दोनों को इक्वल ही लिखना है रेशो की फॉर्म में। इसकी 5 रेशो दे रखी थी, वैल्यू 20, ये फर्स्ट प्लेस पे था, ये भी फर्स्ट प्लेस पे है। इसकी रेशो माही की 3 थी, उसकी जगह क्या लिख दो x, क्योंकि एज पता नहीं है तो हम यहां से निकाल लेंगे। ऐसे भी हम प्रोपोर्शन को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पे मिसिंग है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे लग रहा था, मैंने सोचा था बाद में लिखूंगी पर याद आ गया। देखो, इफ ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी, ध्यान से समझना, अगर ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी 15:1 है, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 15:1, मतलब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 15/1। ये दे रखा है, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा, मुझे ए बी तो मिले, है ना, कई बार डायरेक्ट भी मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो पहले मुझे ए बी मिल जाए तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकाल लूंगी। ठीक है, कैसे निकालूंगी ध्यान से देखना। मैं क्या करती हूँ, इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकती हूँ। क्यों? ये देखो, ये दो रेशियोज हैं, दोनों रेशियोज क्या है? इक्वल है। मुझे यहाँ से कोई काम की वैल्यू नहीं मिल पा रही, तो मैं इस पे क्या लगाऊंगी? कंपोनेंट डिविडेंडो। एक बात ध्यान रखना, कंपोनेंडो डिविडेंडो वहां ज्यादा लगता है जहां पे सेम चीजें प्लस हो रही हो और नीचे सेम चीजें माइनस हो रही हो, वहां पे कुछ कटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो हेल्प करता है। दो चीजें वही जो ऐड हो रही है, वही दो चीजें नीचे माइनस हो रही है, तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा और हमारा कुछ ना कुछ कैंसिल हो गए, हमें वैल्यू दे जाएगा। तो आपको लगे ना कि मुझे कुछ वैल्यूज कट करनी है, या ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि वही दो चीजें ऐड हो रही है, वही दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, गो फॉर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब इसको देखो लगाओ, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, दो रेशो इक्वल है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या था कंपोनेंडो डिविडेंडो? कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, यही था। इज इक्वल्स टू 15 + 1 अपॉन 15 - 1। दो रेशोज जब भी इक्वल हो, कैसे कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर माइनस। अब इससे देखो कैंसिल होगा, माइनस बी प्लस बी, ये क्या हुआ? 2a। ये माइनस अंदर जाएगा, ये -a + b बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो देंगे, -a + b, ये कैंसिल हो गया, नीचे बनेगा 2b इज इक्वल टू 16/14। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, a/b, और ये भी कैंसिल कर दो, 2 8 दा 2 7 दा, तो a/b इज इक्वल टू 8/7 आ गया। अब मैं इसे आगे फर्दर कैंसिल नहीं कर सकती, मतलब a की वैल्यू 8 मान लो, b की वैल्यू क्या मान लो? 7। मुझे क्या चाहिए? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर देखो कैसे, a स्क्वायर क्या होगा? 64, b स्क्वायर क्या होगा? 49। 64 - 49 15 आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? जब भी ऐसी सिचुएशन मिले, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो वहां आपने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन मिल जाए a + b a - b, सेम टर्म प्लस हो रही है, सेम टर्म माइनस, गो फॉर कंपोनेंट डिविडेंडो। कुछ ना कुछ टर्म्स कट हो जाती है, ये नहीं हर बार इसी पे ही लगेगा, और भी सिचुएशन है जहां लगता है, पर ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। क्लियर है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत काम की चीज है, आपको चीजें आगे जाके पता लगेगा जब और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। हाँ, ये यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? ध्यान से देखना। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है। अभी हमने क्या कहा था कि a/b c/d के इक्वल हो, मतलब a/b अगर c/d के इक्वल हो तो ये तो प्रोपोर्शन होता है ना? ये क्या था? प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड में क्या होता है? ये दोनों वैल्यू बीच वाली सेम होती है, a/b इज इक्वल्स टू b/c। अगर ये दोनों वैल्यू बीच वाली सेम हो, उस प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? a/b इज इक्वल्स टू b/c। ये दोनों बीच वाली वैल्यू सेम हो, उसे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। क्लियर है ये चीज? चले आगे, ये क्लियर हो गया। अब यहां से बहुत काम की चीज निकल रही है, एक वो देख लो। हमने कहा दोनों बीच की वैल्यू सेम होनी चाहिए,
ये चीज कहा। दैट इज यहाँ से a बाई बी किसकी इक्वल हुआ, b बाई सी के। यहाँ से एक वैल्यू निकलती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, ए सी के, तो b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज रूट ए सी। बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, ए सी के, तो b की वैल्यू क्या आ गई, रूट ए सी। इस b को क्या कहते हैं, दैट इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए सी। क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c। b की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए सी, तो इस b को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। किसका मीन प्रोपोर्शन है, a और c का। बीच वाले तो होते ही मीन थे, है ना, तो अब ये a की वैल्यू है, ये b मीन प्रोपोर्शन है a और c का। पहले दोनों अलग अलग होते थे जो मीन है, अब यहाँ पे सेम है, तो b ही क्या बन गया, मैं रिपीट कर रही हूं, आपको माइंड में बैठ जाए, दैट इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड c। क्लियर है चीज। चले आगे, आप करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, 19 एंड 23 सो दैट रिजल्टिंग नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। हमें 4 नंबर दिए गए हैं, वो 4 नंबर कौन से हैं, 16, 19, 23। ठीक है, कहते हैं ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन आप इसमें से क्या माइनस करोगे, ऑप्शन है 2 माइनस करोगे, 4, 6 क्या 7। लीस्ट नंबर कौन सा माइनस करोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है सबसे छोटा नंबर। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अगर आप इनमें से वो माइनस करो तो ये कॉन्टिन्यूड बन जाए। ठीक है, पहले इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये 16/19, 19/23। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूड है नहीं, पर लिखा तो ऐसे ही जाएगा, ये a ये b की जगह सी, कॉन्टिन्यूड है नहीं। इसमें से माइनस करके देखते हैं किससे माइनस करके कॉन्टिन्यूड बन रहा है। मान लो 2 से माइनस कर दे हर एक वैल्यू को, 16 माइनस 2 कितना बनेगा, 14, 19 माइनस 2 क्या बनेगा, 17। यहाँ 17 बन रहा है, देखो 23 माइनस 2 नहीं ना, देखो 17 कैंसिल तो हो नहीं सकता 14 से, तो यहाँ पे पक्का ही अगर इसको इक्वल होना है, यहाँ 17 आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, अगर इन दो रेशो को इक्वल होना है 2 के माइनस करने के बाद, ये दोनों तो कैंसिल हो नहीं रहे, ये फाइनल रेशो है। इसकी फाइनल रेशो क्या होती है, जिसे आगे हम कट नहीं कर पाते, तो ये तो फाइनल रेशो है। तो इसकी नीचे वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं कि 17 आ रही है, नहीं, ये 23 माइनस 2 कितनी आ रही है, दैट इज 21। 17 कभी नहीं बन पाएगी, तो ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, 4 चेक करते हैं। 16 माइनस 4 कितना होगा, दैट इज 12। 19 माइनस 4 कितना होगा, 15। ठीक है, इसको कैंसिल करके क्या बनेगा, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 4/5 बन रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 23 माइनस 4 करेंगे। अगर मैं 23 माइनस 4 करूँ 19, ये कभी भी 5 के इक्वल नहीं बनेगा कैंसिल करके भी, तो इट मीन्स 4 भी इसका आंसर नहीं है। 6 माइनस करके देखते हैं, 16 में से 6 गए 10, 19 में से 6 गए 13। ये प्राइम नंबर है, देखो यहाँ 13 बन रहा है। प्राइम नंबर जो किसी के टेबल पे नहीं जाता, सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, ये और आगे कैंसिल तो हो नहीं सकता। 13, देखो यहाँ 13 बन रहा है। 23 माइनस 6 दैट विल बी कितना हो जाएगा, 17। क्या 17 13 के इक्वल होगा, दोनों रेशो कभी नहीं इक्वल हो पाएंगी, इट मीन सी भी इसका आंसर नहीं है। हमें ऊपर वाली वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के देख लो, निकालनी है तो 19 माइनस 6 करोगे 13, ये आ रहा है 10/13, 13/17, दोनों इक्वल है ही नहीं। कॉन्टिन्यूड तो तब बने जब दोनों रेशोज इक्वल हो, तो सी ऑप्शन भी नहीं है, तो डी ही इसका आंसर होगा। पर मैं बता देती हूँ उससे कैसे कंटिन्यूड बन रहा है। 16 माइनस 7 दैट विल बी 9, 19 माइनस 7 दैट विल बी 12, 19 माइनस 7 12, 23 minus 7 that will be 16, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 4 3 the 12, 4 4 the 16। देखो दोनों आ रहे हैं इक्वल, 3/4 3/4। तो 7 ऐसा नंबर है, अगर हम माइनस करें इसमें से तो हमारे रेशो सेम हो रहा है दोनों तरफ के, इसको वो कंटिन्यूड बना रहा है। तो अगर 7 वो हमने उसने कहा था लीस्ट नंबर बताओ, इसलिए हमें 2 4 6 चेक करना पड़ा, छोटा नंबर बताना था। इनमें से 7 सबसे छोटा नंबर है, मतलब इनमें से 7 ही है जिसे माइनस करके हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन रहा है, दोनों तरफ रेशो इक्वल आ रही है। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट देखो, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 98। मेरे पास दो वैल्यूज है 8 एंड 98, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन बताना है। क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शन। अभी आपको देखा था आपने कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी से बी इक्वल्स टू रूट ए सी था, जो मीन प्रोपोर्शन था ए एंड सी का। जब हमने करा था ना यहाँ से ए, जहां पे मैंने समझाया था ये रहा,
करा था ना कि कंटिन्यूस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी बाई सी। तो यहाँ से बी स्क्वायर ए सी, बी की वैल्यू क्या थी अंडर रूट ए सी, बी क्या था मीन प्रोपोर्शन ए एन सी का। तो अगर कोई मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो आप सिंपली अंडर रूट ए सी कर दो। अंडर रूट ए सी करते देखो क्या बनेगा, ए की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 98, इसका क्या करना है अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, स्मार्टली खेलो। ये क्या है 2 की पावर 3, 98 को 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 2, 2 4 द 8, 2 9 द 18, ये बनेगा। ये 2 की पावर 4 है, रूट से बाहर आएगी 2 की पावर 2 रह जाएगी। ये 7 का स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा वो 7 रह जाएगा। आंसर इज 28, इसका आंसर 28 है, जो आपका ऑप्शन नंबर है दैट इज डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, दैट इज डी। कैसे की कैलकुलेशन देखो, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 98 को 2 इंटू 49 लिख सकते हैं, ये बन गया टोटल 2 की पावर 4, रूट के बाहर आता है ना ये हाफ हो जाती है पावर, तो 2 की पावर 4 हाफ होगी, क्या रहेगी सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर था, हाफ होगी पावर, 2 थी, 2 का हाफ 1 होता है, यहाँ पे 7 रहेगा, रूट के बाहर आके पावर्स हाफ हो जाती है, 2 का स्क्वायर इंटू 7, 4 इंटू 7, आंसर कितना हुआ 28, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस हो जाए, टाइम नहीं लगता क्वेश्चंस करने में, बस प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टॉपिक आ गया दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आज के टॉपिक सुपर इजी है, मैं कितनी बार सुपर इजी बोलूं, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर टॉपिक ये नहीं, ठीक है पहले हम चैप्टर्स करते हैं उसमें भी सुपर इजी बोलते हो, लेकिन आज वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों वाली चीजें अब हमें रिवाइज नहीं है, क्योंकि अब हमारा थोड़ा लेवल अप आ गया है, कॉलेज में आगे कॉलेज वाली चीजें तो सीख रहे हैं और पीछे वाली चीजें पीछे रहेगी, वो हम क्या कर रहे हैं ब्रिज कर रहे हैं कि चीजें पिछली भी याद कर रहे हैं, आगे वालों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो रिवाइज करनी जरूरी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन पक्का आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा, सुना होगा, ठीक है, याद है नहीं वो अलग बात है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब अगर दो टर्म्स सेम बिहेव कर रही है, दो टर्म्स क्या कर रही है सेम बिहेव, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है या फिर एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, जब दो टर्म्स सेम बिहेव करती है हम कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 9th 10th में साइंस में पढ़ते थे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज है करा हुआ ना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चलो हमने फिजिक्स में किया हुआ 9th 10th में कि स्पीड डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस के, मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। मान लो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, दैट इज ₹10, तो 10 पेन की कितनी होगी, दैट इज ₹100, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहे हैं तो हमारा प्राइस भी क्या है बढ़ रहा है ना, टोटल हमारे पास अमाउंट भी क्या है बढ़ रहा है। अगर नंबर बढ़ते हैं तो अमाउंट भी बढ़ रहा है, अगर नंबर पेन के कम करेंगे अमाउंट भी कम होगा, तो दोनों चीजें एक जैसी बिहेव करें, नंबर बढ़ा अमाउंट बढ़ा, नंबर कम किया अमाउंट कम हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है नंबर और अमाउंट, दैट इज क्वांटिटी, पेन की क्वांटिटी, और अमाउंट क्या है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, उल्टा चलते हैं, अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो जाएगी, पहली चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ जाएगी, एक जैसा बिहेव नहीं करते, एक दूसरे से अपोजिट बिहेव करते हैं, एक बढ़ा दूसरा कम, एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल देखो, बहुत ध्यान से समझना। 10 मेंस है, ठीक है, वो काम कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में। जब 10 लोग इकट्ठे मिलके काम पे लगे हुए हैं वो 10 दिनों में काम खत्म करते हैं, लेकिन अगर यही काम 10 लोग जो मिलके कर रहे थे वही काम अगर सिर्फ एक सिंगल पर्सन करे, तो जो अभी एक काम 10 लोग मिलके कर रहे थे एक सिंगल पर्सन वो काम करेगा तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे ना। 10 दिन तो पहले से ही लग रहे थे क्योंकि वो 10 लोगों की जगह एक पर्सन काम कर रहा है, तो 10 × 10 डेज बढ़ जाएंगे, दैट इज 100 डेज हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, जो 10 लोग मिल के काम करते हैं ना एक काम, उनको 10 दिन लग जाते हैं। 10 लोगों की टीम है, एक काम पकड़ा हुआ है, उनको 10 दिन लग रहे हैं ये काम कंप्लीट करने में। हम कह रहे हैं 10 लोगों से नहीं हमने कराना, बस आप एक ही भेज दो, वो एक को ज्यादा टाइम लगेगा ना काम करने में। कितना ज्यादा टाइम लगेगा, 10 दिन पहले ही लग रहे थे, पहले जितने मैन थे वो मल्टीप्लाई होते हैं 10 × 10, उसको 100 डेज लगेंगे। तो यहाँ पे मैन जो है अगर कम हो रहे हैं डेज हमारे बढ़ रहे हैं। मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी, बहुत इजीली से समझ आएगा आपको। तो अगर यहाँ पे मैन जो है वो कम हो रहे हैं, डेज बढ़ रहे हैं, एक कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है।
समझ आ गई चीज। यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले ही 10 दिन लग रहे थे तो जितने मैन थे उससे एक रह गया, तो आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना कि अब तो 100 डेज लगेंगे अगर एक बंदा काम करेगा तो। क्लियर है? आप क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा। ये वर्किंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इतने मैंने तो कितना टाइम लगा, इतने आज तो कितना टाइम लगा, अभी क्वेश्चन से समझ आएगा। सुपर सुपर इजी क्वेश्चन है। देखो ये तो होमवर्क क्वेश्चन डाल दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये होमवर्क में डाल दूं, बताओ बहुत सिंपल। 6 नोटबुक्स का रुपीस कितना है, 45। अगर 6 का कितना है, 45 है, 1 का कितना होगा, दैट इज 45/6। मुझे कितने का निकालना है, 8 नोटबुक्स का निकालना है। 1 का इतना है, 8 नोटबुक्स का कितना होगा, 45/6 इंटू 8। हमने बहुत अच्छे से किया हुआ लोअर क्लासेस में। 6 नोटबुक्स का 45 है, एक नोटबुक का कितना होगा, 45/6 डिवाइड में चला गया। 8 नोटबुक्स का निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, आंसर लिख दिया कमेंट सेक्शन में, है ना, लिख दिया कि नहीं, ये मत सोचना मैम को तो नहीं पता लग रहा। क्या पता लग रहा है दी को, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, आपने आंसर लिखना है, आपने अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। मैं इजी से इजी टॉपिक कराऊं चाहे टफ से टफ, जो भी आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने को देती हूँ वो लिखा करो। इससे आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट लगती है, प्लस आपके माइंड में कंसेप्ट रहता है, हाँ इसका आंसर तो मैंने लिखा था, ये मुझे अच्छे से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इफ 45 स्टूडेंट्स कैन कंज्यूम अ स्टॉक ऑफ फूड इन 2 months। 45 स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो जितना भी खाने का स्टॉक आता है वो 2 months में खत्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 45। कितने टाइम में खत्म करते हैं, दैट इज डेज में कन्वर्ट कर लें, इजी रहता है। 2 months मतलब 60 डेज। 45 स्टूडेंट्स जितना भी खाना आता है वो मिलके कितने दिन में खत्म करते हैं, 60 डेज में कंज्यूम करते हैं। फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज द सेम स्टॉक ऑफ फूड विल लास्ट फॉर 27 स्टूडेंट्स। सेम खाना भेजेंगे, बताओ अगर 27 स्टूडेंट्स हैं तो कितने दिन वो खाना चलेगा। 45 स्टूडेंट्स के लिए 60 दिन वो खाना चलता है। स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं ना, 27 हो रहे हैं ना, तो खाना ज्यादा दिन चलेगा, तो कितने दिन चलेगा वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है, हमें 27 स्टूडेंट्स के लिए बताना है ना। पहले 1 स्टूडेंट का निकाल लेते हैं। 45 स्टूडेंट का 60 डे चलता है, 1 स्टूडेंट का कितने दिन चलेगा। अब अगर स्टूडेंट कम कर रहे हैं, 45 का 60 डेज चल रहा था, एक स्टूडेंट का कितना चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा ना, 60 × 45। मेरी बात समझ आ रही है। 45 स्टूडेंट्स है, 60 दिन खाना चल रहा है उनका। एक स्टूडेंट का तो वो खाना बहुत दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, वो जितना पहले चल रहा था 60 इंटू जितने वो पहले थे 45, 60 × 45। मुझे एक स्टूडेंट का नहीं, मुझे कितने का चाहिए, दैट इज 27 स्टूडेंट्स का चाहिए। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं, खाना डिवाइड होगा ना, एक बच्चा इतना खाना खा रहा है, मैं 27 बच्चे ला रही हूँ, तो खाना डिवाइड होगा कि मतलब खाना बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना, जितना स्टॉक था, ठीक है। अब मैं 27 स्टूडेंट्स और ला रही हूँ, एक का इतना था, अब 27 में वो क्या होगा, डिवाइड होगा। 60 × 45/27। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे। पहले बताओ ये कंसेप्ट समझ आता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। स्टूडेंट इतने थे, इतने दिनों में खाना खत्म होता था, एक स्टूडेंट रह गया, हम पहले एक पे उससे कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को ताकि आगे सॉल्व करना इजी हो। अगर एक स्टूडेंट है तो ज्यादा दिन खाना चलेगा, 60 डेज पहले ही चल रहा था, जितने पहले देखो 60 के सामने 45 था ना, 1 के सामने कितना होगा, 60 पहले ही चल रहा था और जितने के लिए वो था 60 × 45, ज्यादा दिन खाना चलेगा अगर सिर्फ एक स्टूडेंट होगा। अब स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, 27 खाना, अब स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो खाना डिवाइड होगा 60 × 45/27। अब इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो ये बनेगा 3 2 द और ये 3 9 द, 9 5 द 45, 2 5 द, दैट इज 100 डेज खाना चलेगा अगर 27 स्टूडेंट्स होंगे। सुपर इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। ये प्रोपोर्शन का सिंपल सा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे दैट इज वेरिएशन का टॉपिक। फिर इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, हाँ जो हमने पढ़ा है वहां से हमसे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। भी वीडियोस चैनल पे आते हैं उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा, दैट इज टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी, वहां पर अपडेटेड रहते हो कौन सा टॉपिक आ रहा है, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। जब जिस टॉपिक की रिक्वायर्ड होती है वहां पे पीडीएफ भी मिल जाती है आपको ताकि आप नोट्स देख पाओ। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है अभी इस चैप्टर में, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको खुद करने हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।